हेलो डियर स्टूडेंट, जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं स्वागत करता हूं। देखिए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, अब उनको हमें लगता है कि कुछ स्टूडेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो अब सेकेंड ईयर वाले को लगता है कि पढ़ाई से मन हट चुका है। जैसा कि मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट लोग जो है अब कहीं ना कहीं पढ़ाई से दूर जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेरा जो काम है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। आज जो है जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाला वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है फार्माकोलॉजी और एक दवाई के बारे में, एक ग्रुप के बारे में बता चुके हैं जो आपका एंटीसाइकोटिक ड्रग था जिसको हम लोग न्यूरोलेप्टिक कहते थे। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से देख चुके थे। हमने बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्रुप था जहाँ पे 6 प्रकार के मानसिक दवाइयाँ को हम लोग देखे थे। ठीक है, तो उसमें से 2-3 का जो है आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट अवसाद रोधी। ठीक है, दूसरा देखेंगे एंटी एंजाइटी, चिंता मतलब घबराहट जो होता है उसका चिंता रोधी, और एक देखेंगे मूड स्टेबलाइजर। समझ गए, मूड स्टेबलाइजर मतलब मन स्थिर स्थिति के रोधी दवाइयों के बारे में। समझ गए, तो चलिए देखते हैं एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ होता क्या है। इन्हें एलिवेटर या थाइमोलेप्टिक के नाम से भी जाना जाता है। इन औषधि का प्रयोग मन सपाट को समाप्त करने के लिए किया जाता है। देखिए एंटी डिप्रेसेंट के मतलब है कि ये दवाइयाँ को जो है एलिवेटर दवाइयाँ या इसी को थाइमोलेप्टिक भी कहा जाता है। ठीक है, इसे एंटी डिप्रेसेंट जो दवाई होता है ना उसे एलिवेटर या थाइमोलेप्टिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कहीं अगर आपके सामने आ जाएगा एलिवेटर या थाइमोलेप्टिक तो समझ जाइएगा यह एंटी डिप्रेसेंट के दवाई है। जिस प्रकार से हम लोग ऊपर देखे थे एंटीसाइकोटिक के कि उसे जो है न्यूरोलेप्टिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से एंटी डिप्रेसेंट को एलिवेटर या थाइमोलेप्टिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो दवा होता है इसका उपयोग जो है अवसाद को कम करने के लिए, मन सपाट को, ठीक है ना, दुखी को जो है शांत करने के लिए, मन सपाट को समाप्त करने के लिए यानी डिप्रेशन में काम में आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका इंडेक्शन। देखिए कि एंटी डिप्रेसेंट जो दवाइयाँ हैं एक कहाँ कहाँ इंडेक्शन करता है, कहाँ कहाँ जो है यह दिया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इंडेक्शन देख लीजिए। जेनराइल एंजाइटी डिसऑर्डर, अगर किसी को नॉर्मल अगर एंजाइटी है तो उसमें एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ दिया जा सकता है। ठीक है, मेजर डिप्रेशन गंभीर अवसाद, अगर किसी को गंभीर रूप से डिप्रेशन है तो उसमें ये एंटी डिप्रेसेंट या जो है एलिवेटर दवाइयाँ दिया जा सकता है। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको ओसीडी का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये जो दवाइयाँ हैं दिया जा सकता है। ठीक है, कौन, एंटी डिप्रेसेंट या थाइमोलेप्टिक। सोमनाम्बुलिज्म जो नींद में चलता हो, नींद में अक्कर बक्कर बोलता हो, उसे जो है ये दवाइयाँ दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रात का भय, नाइट ईरर या नाइक्टोफोबिया। समझ गए, रात के भय मतलब रात से डर लगने में ये दवाइयाँ दिया जा सकता है। ठीक है, नींद में पेशाब करना, यूनुरेसिस नींद में पेशाब करना। ठीक है, भय या डर, ये सब में जो है आपका ये दवाइयाँ एंटी डिप्रेसेंट काम करता है। व्यक्तित्व विकार पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है, तो इन सब में जो है आपका इंडेक्शन मतलब निर्देश दे सकते हैं जहाँ पे दवाइयाँ का यूज एंटी डिप्रेसेंट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ तरह के डर, जैसे रात से डर, भय, ठीक है ना, पर्सनालिटी विकार। ठीक है, इस प्रकार के जो हैं विकार में दवाइयाँ, बिस्तर नींद में पेशाब हो जाना, नींद में चलना, गंभीर अवसाद, ओसीडी, ठीक है, रात से भय, इस समय जो है ये दवाइयाँ एंटी डिप्रेसेंट दिया जा सकता है। समझ गए, निर्देश करेगा देने का। ठीक है, अब कहाँ पे इसका कंट्राडिक्शन है, कंट्रा इंडेक्शन मतलब होता है कि निषेध, यह निषेध है। कहाँ पे निषेध है, तो चलिए जो है हम इसको कंट्रा इंडेक्शन देखते हैं, निषेध देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला देखिएगा हृदय संबंधी रोग, कार्डियक डिजीज। क्या है, कार्डियक डिजीज मतलब कहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ किसको नहीं देना चाहिए, तो जो है जो भी हृदय संबंधित रोग से ग्रसित हो उनको एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ नहीं देना चाहिए। ठीक है, लीवर रोग, लीवर डिजीज से पीड़ित लोगों को, हाइपरटेंशन में मेनिया जिसको बहुत ज़्यादा पागलपन हो उसको जो है ये दवाइयाँ नहीं देना चाहिए। ठीक है, नैरो एंगल ग्लूकोमा से पीड़ित को ये दवाइयाँ नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो है आपको निषेध हो गया। समझ गए, अब चलिए इसका जो है हम लोग देखते हैं औषधि देखते हैं, टाइप ऑफ मेडिसिन। ठीक है, देखिए
ये जो मेडिसिन होता है अलग अलग स्टेज में इस मेडिसिन को अलग अलग प्रकार के मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है। क्लास है, जेनेरिक नेम है, डोज है, ट्रेड नेम है, ठीक है। तो हम लोग जो है ये डोज और ट्रेडिंग नेम नहीं देखेंगे, बेकार है, ये सब जो है हमारे यूज का चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास देखते हैं। क्लास देखिए, इसमें जो है 4-5 क्लास है। एक है TCS क्लास, समझ गए, जिसको हम लोग ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें आता है एमिट्रिपिटिलिन और एमाइप्रामाइन आता है, ठीक है, एमिप्रामाइन, और एक आता है एमिटिपिट्रिलिन, समझ गए। ये एमिट्रिपिट्रिलिन क्या करता है, मन को शांत करता है और आदमी को नींद लाता है, समझ गए। तो एमिट्रिपिटिलिन और इमिप्रामाइन ये दोनों क्या है, TCS कैटेगरी का दवाई है, मतलब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। और एक और दवाइयाँ हैं क्लोमीप्रामाइन, समझ गए, क्लोमीप्रामाइन है, समझ गए। क्लोमीप्रामाइन, एमिट्रिपिटिलिन और इमिप्रामाइन, समझ गए। ये आपका TCS ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी का दवाई है, ठीक है, जो कि एंटी डिप्रेसेंट है। दूसरा जो टाइप का दवाइयाँ हैं इसमें वो है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर, ठीक है। क्या चीज़ है, SSRI, S फॉर सेलेक्टिव, S फॉर सेरोटोनिन, R फॉर रिप्टेक, क्या, रिप्टेक, I फॉर इनहिबिटर्स, समझ गए। SSRI ग्रुप का दवाइयाँ हैं, जिसमें आता है सिट्लोप्राम, और एक आता है आपका सर्ट्रालाइन, क्या आता है, सेरेट्रालाइन आता है, और एक आता है सिटालोप्राइम, समझ गए, सिटालोप्राइम, और एक आता है सिटलोप्राइम, और एक आता है सिटलोप्राइम, और एक आता है आपका सर्ट्रेलाइन आता है, सिट्रोप्लाम आता है, समझ गए। तो ये हो गया SSRIS कैटेगरी का दवाई। ऊपरा क्या था, ऊपरा था आपका ऊपर जो हम लोग देखे हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ, TACS, समझ गए, इसको याद रखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, समझ गए, MAOIS, समझ गए, मोनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, समझ गए। इसमें आता है फेनेलजाइन, इसमें आता है फेनिलजाइन, और एक आता है आइसोकार्बोक्सिजिड, समझ गए। एक आता है आइसोकार्बोक्सिजिड और एक आता है आपका फेनिलजाइन, समझ गए। ये जो है आपका कैटेगरी का दवाइयाँ हैं। तो अभी हम लोग क्या देखे हैं, एक TCAS देखे हैं, एक हम लोग SSRIS देखे हैं, और अब देख रहे हैं MAOIS, समझ गए, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, समझ गए। ये क्या था आपका, ये आपका क्या था, SSRI क्या था, तो SSRI था सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर्स, ठीक है, जिसमें सिट्लोप्राइम और सर्ट्रेलाइन था, ठीक है। मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो है फेनेलजाइड और आइसोकार्बोक्सिज था। देखिए ये सब जो दवाइयाँ हैं आपको याद रखना पड़ेगा कि एंटी डिप्रेसेंट में कै कैटेगरी का दवाइयाँ हैं, कौन कौन से टाइप का, ठीक है। लास्ट वाला यहाँ पे देखिएगा, एक टाइप है एंटी डिप्रेसेंट का, देखिए एटाइपिकल न्यू जेनरेशन ड्रग, समझ गए। ये आपका न्यू जनरेशन ड्रग है, ए टाइप के न्यू जनरेशन ड्रग है, जैसे बुप्रोपियन और वेनलाफेक्सिन, समझ गए, वेनलाफेक्सिन, बुप्रोपियन, समझ गए। तो ये आपका दवाई है, ए टाइपिकल न्यू जनरेशन का ड्रग है। तो टोटल हम लोग 4 टाइप्स का देखे हैं एंटी डिप्रेसेंट में ड्रग। अब 4 टाइप से आप लिख दीजिएगा, दवाई का नाम याद रहे या नहीं रहे, लेकिन लिख दीजिएगा। अगर एंटी डिप्रेसेंट के बारे में 5 नंबर में पूछेगा कि डिटेल से लिखे, तो आपको जो है इंडेक्शन, कंट्रा इंडेक्शन, ठीक है, दवाइयाँ का प्रकार 4 प्रकार से जो दिया जाता है, ठीक है ना, TCA, SSRI, MOIS, समझ गए, और ए टाइपिकल न्यू जनरेशन ड्रग, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा क्रियाविधि कि यह काम कैसे करता है, ठीक है। देखिए काम ये कैसे करता है, तो क्रियाविधि में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है देख लीजिए, यह कैसे काम करता है। एंटी डिप्रेसेंट के जो दवाइयाँ हैं कैसे काम करता है देख लीजिए। ये औषधियाँ कुछ विशेष न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर को नियमित करती है। ये दवाइयाँ क्या करता है एंटी डिप्रेसेंट की ट्रांसमीटर के मतलब होता है कि चालित न्यूरॉन का चालित को स्तर, न्यूरॉन चालन के स्तर को नियंत्रित करता है, समझ गए, हमारे ब्रेन में सिग्नल को नियंत्रित करता है, ठीक है। और इससे जैसे सेरोटोनिन और एक आता है आपका नॉर एपिनेफ्रिन, समझ गए, एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन, ओके।
यह न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके, यह औषधि इन रसायनों का स्तर बढ़ाकर मूड को समान बनाता है। ठीक है, मोनोएमाइन ऑक्सीडोज इनहिबिटर एक विशेष एंजाइम मोनोएमाइन ऑक्सीडोज को रोककर नॉरएपिनेफ्रिन स्तर को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, देखिए ये औषधिया क्या करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर को संचाल नियमित करता है। ठीक है, जैसे यह सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन और यह औषधि क्या करता है कि इन रसायनों को स्तर को मूड को बढ़ाने से समान बनाता है। जैसे मोनोएमाइन ऑक्सीडोज इनहिबिटर एक विशेष एंजाइम मोनोएमाइन ऑक्सीडोज को रोककर, समझ गए, नॉरएपिनेफ्रिन स्तर को बढ़ाने का कार्य करता है। समझ गए, तो ये हो गया आपका क्रिया कि ये आपका क्रिया हो गया कि किसको यह बढ़ाता है और किसको यह कंट्रोल करता है, किसको नियमित करता है। समझ गए, चलिए क्रिया विधि देख लिए। अब इसका नर्सिंग प्रबंध देखिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट देख लीजिए। नर्सिंग मैनेजमेंट है कि मरीज को एंटी डिप्रेसेंट के साथ एड्रेनर्जिक ड्रग भी दी जानी चाहिए। पेशेंट को एड्रीनर्जिक दवाइयाँ देनी चाहिए एंटी डिप्रेसेंट के साथ में। ठीक है, ये नर्सिंग प्रबंध है। ओके, 2 है रोगी को रक्तचाप नियंत्रित की जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है देखिए मोनोएमाइन ऑक्सीडाइज इनहिबिटर्स ड्रग के साथ देखिए टायरामाइन एमिनो एसिड युक्त खाद्य पदार्थ नहीं देनी चाहिए, जैसे शराब, कॉफ़ी, कोला, चॉकलेट, अचार, केला आदि। जो MAOI ड्रग का दवाई ले रहा हो उसको जो है एसिड युक्त, जिसमें एसिड हो, टायरामाइन एमिनो एसिड हो, वैसे खाद्य पदार्थ नहीं देना चाहिए, जैसे शराब, कॉफ़ी, कोला, चॉकलेट, अचार, केला आदि। ये सब जो है मोनोएमाइन ऑक्सीडाइज इनहिबिटर्स के साथ ये सब नहीं देना चाहिए। समझ गए, चलिए नेक्स्ट है रोगी के आत्महत्या संबंधी विचारों की तीव्रता की जांच करनी चाहिए। अब डिप्रेशन में, घोर डिप्रेशन में जाने के बाद व्यक्ति जो है आत्महत्या करने का कोशिश करता है, तो तुरंत जो है व्यक्ति के ऐसे विचारों को परख कर उसे जो है जांच करनी चाहिए। ठीक है, और उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है आत्महत्या संबंधी विचारों को रोकने हेतु ब्लैक बॉक्स वार्निंग तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आत्महत्या संबंधी विचारों को रोकने हेतु कि थॉट में कुछ ऐसे सुसाइडेबल बातें थॉट ना आए, इसके लिए ब्लैक बॉक्स वार्निंग का उपयोग, तकनीक का उपयोग करना चाहिए। समझ गए। रोगी को मुंह सूखने से बचाने के लिए अधिक मात्रा में तरल प्रदान करना चाहिए। ठीक है, रोगी को मुंह ना सूखे इसके लिए अत्यधिक मात्रा में तरल चीज़ें प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। 7वां इधर देखिएगा अपने को, रोगी को सोते समय दवाइयाँ दें ताकि निद्राल व चक्कर की समस्या उत्पन्न न हो व रोगी को चोट से बचाया जा सके। देखिए ये दवाइयाँ देने से व्यक्ति के नींद आ सकता है, समझ गए, और चक्कर सा आ सकता है, इसलिए सोते समय दवाइयाँ दें ताकि व्यक्ति को नींद आए और उसे जो है चक्कर महसूस न हो और चोट से बचे। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेशेदार भोजन द्वारा कब्ज रोकने का प्रयास करें। बिल्कुल, ये तो ऊपर भी देखे थे न्यूरोलेप्टिक में भी। ठीक है, उत्पन्न पार्श्व प्रभावों को जल्द पहचान कर उनका उपचार करें। अब कुछ साइड इफेक्ट दिखे तो साइड इफेक्ट के लिए तुरंत जो है पेशेंट को क्या करना चाहिए कि उसका उपचार करें। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंटी डिप्रेसेंट। देख लिए एंटी डिप्रेसेंट को। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं मन स्थिति मूड स्टेबलाइजर ड्रग को। ठीक है, देखिए इन्हें उन्माद रोधी औषधि एंटी मैनिक ड्रग भी कहा जाता है। ठीक है, इस औषधि का प्रयोग उन्माद व द्विध्रुवीय विकारों में उत्पन्न हाइपर एक्टिविटी एपिकोड को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। देखिए मन स्थिर स्थितिकर्ता मूड स्टेबिलाइजर ड्रग्स का मतलब है कि इसे उन्माद रोधी, इन्हें उन्माद रोधी औषधि भी कहा जाता है। समझ गए। इस औषधि का प्रयोग जो है उन्माद व द्विध्रुवीय, जिसमें 2 प्रकार के लक्षण हो, उन्माद का भी लक्षण हो और डिप्रेशन का भी लक्षण हो, जो इसमें हाइपर एक्टिविटी आता हो, उसको नियंत्रित करने के लिए, यानी बाइपोलर डिसऑर्डर को भी नियंत्रित करने के लिए और मेनिया को भी नियंत्रित करने के लिए मूड स्टेबलाइजर दवाइयाँ दिया जाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए संकेत कहाँ होता है, तो मेनिया वाले पेशेंट को देगा, बाइपोलर डिसऑर्डर वाले पेशेंट को दिया जाएगा। ठीक है, देखिए बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है संकेत हो गया। निषेध क्या है, तो जिसको अगर कार्डियोवास्कुलर मतलब उसको हृदय तंत्रीय, अगर किसी हृदय वाहिका रोग से अगर ग्रसित है तो नहीं देंगे, लीवर किडनी वाले डिजीज में नहीं देंगे, प्रेगनेंसी में भी ये नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंट्रा इंडेक्शन। ठीक है, औषधि है देख लीजिए, लिथियम कार्बोनेट होता है। समझ गए, लिथियम कार्बोनेट होता है इसका दवाइयाँ। ठीक है, देखिए
कार्बामाजेपाइन डिवल्प्रोएक्स सोडियम वैलप्रोट, समझ गए। ये आपका होता है औषधि के प्रकार। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा औषधि के क्रियाविधि, यह कार्य कैसे करता है। देखिए मैं नाम के दवाइयाँ के नाम इसलिए अब नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको बताने से कोई फ़ायदा नहीं, याद होगा नहीं, इसलिए इसके फंक्शन को समझ लीजिए। मान गए फंक्शन जरूरी है, फंक्शन समझ लीजिएगा तो दवाई तो लिखने का काम डॉक्टर का है, आपका काम सिर्फ समझना है इसके फंक्शन को, समझ गए। एक आध दवाई याद कर लीजिएगा कि कौन मूड स्टेबलाइजर है, ठीक है, कौन एंटी डिप्रेसेंट है और कौन दवाइयाँ जो है एंटी साइकोटिक है, कौन दवाइयाँ एंटी एंजाइटी है, समझ गए। चलिए मूड स्टेबलाइजर काम कैसे करता है, तो ये औषधियाँ उन्माद विकार में मस्तिष्क में बढ़े हुए कैटेकोलामाइन के स्तर को समान करने का कार्य करता है। उदाहरण डोपामाइन, सेरोटोनिन, एसेटिकोलिन और गाबा, समझ गए। इन सबको जो है क्या करता है, मस्तिष्क में कैटेकोलामाइन को क्या करता है, स्तर को समान करता है, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन और एसेटाइकोलाइन, गाबा, समझ गए। तो ये सब जो है नियंत्रित करता है मस्तिष्क में, ये सब दवाइयाँ मस्तिष्क में ही जो है जाके छाप छोड़ता है, समझ गए। नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट, इससे साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, तो इंटेस्टाइन इरिगेशन हो सकता है, थकावट, हाथ पैर में कंपन, अधिक मूत्र बन सकता है, ठीक है। उसके बाद है हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, ठीक है, मांसपेशियों का कमजोरी हो सकता है, अत्यधिक प्यास लग सकता है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है। तो तमाम तरीके के जो है चीज़ें आपके हो सकता है शरीर में, ठीक है। उसके बाद ECG जो है आपका असमान हो जाएगा, ECG का जो ग्राफ है मतलब हार्ट का जो आपका ग्राफ होगा वो गड़बड़ा जाएगा, उल्टी दस्त लगने लगेगा, विषाक्तता होगा, ठीक है। और उसके बाद नर्सिंग प्रबंध देखेंगे, ठीक है। तो दुष्प्रभाव आप लोग देख लिए। अब हम लोग चलिए नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक है। देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट, लिथियम थेरेपी के साथ सोडियम व पानी मात्रा में होने चाहिए जिससे लिथियम टॉक्सिसिटी होने से रोका जा सके, मतलब विषाक्तता होने से रोका जाए। जब लिथियम थेरेपी देंगे तो जो है सोडियम व पानी की मात्रा में ये होना चाहिए, ठीक है, जिससे लिथियम टॉक्सिसिटी मीन्स विषाक्तता पॉइजनिंग ना हो, समझ गए। शरीर के भार व ओडिमा के लक्षणों को नियमित जांच की जानी चाहिए तो ही ये दवाइयाँ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि लिथियम थेरेपी के दौरान नियमित रक्त लिथियम स्तर जांचा जाना चाहिए। यह समान 5 से लेकर जो है क्या कितना होता है 1.5 जो है MEQ प्रति L होता है। ओके, लिथियम थेरेपी से उत्पन्न दुष्प्रभावों की जानकारी रिकॉर्ड कर चिकित्सक को दे। देखिए मूड स्टेबलाइजर जो दवाइयाँ हैं ना, ये ज़्यादातर जो है लिथियम जो है यहाँ पे लिथियम काम करता है मूड स्टेबलाइजर में, समझ गए। लिथियम थेरेपी दिया जाता है मूड स्टेबलाइजर में, समझ गए। अब ये लिथियम थेरेपी क्या करता है कि यह डायूरेटिक के साथ नहीं देना चाहिए, ये जो है पानी और सोडियम की मात्रा या पानी और सोडियम के मात्रा के अनुसार देना चाहिए, ठीक है, ताकि टॉक्सिसिटी विषाक्तता का काम ना करे। ओके, समझ रहे हैं ना। छठा देखिएगा, एंटीमेनिक ड्रग भोजन के बाद दी जानी चाहिए जिससे इनको भोजन व पाचक एंजाइमों से पचाया जा सके, ठीक है। यदि महिला स्तनपान करवाती हो तो दूध की मात्रा जांचा जाना चाहिए। एंटीमेनिक ड्रग दूध में पाए जाने पर स्तनपान बंद करवा देना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका होता है, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग। देखिए फंक्शन जान लीजिए कि काम क्या होता है, क्या कर सकता है, क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, नर्सिंग प्रबंध क्या करेंगे, इतना चीज़ें आपको जानकारी रहना चाहिए। बाकी दवाई याद रहे नहीं रहे इसको आप लोग छोड़िए, ठीक है। एंटी एंजाइटी एक आध याद रख लीजिएगा काम के लिए, वही काफ़ी है। एंटी एंजाइटी ड्रग्स देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्हें माइनर ट्रैंक्युलाइजर, ठीक है, इन्हें माइनर ट्रैंक्युलाइजर, एंजियोलाइटिक, हाइप्नो, ठीक है, सीडेटिव भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, माइनर ट्रैंक्युलाइजर कहा जाता है, ठीक है। इन्हें एंजियोलाइटिक कहा जाता है, हाइप्नो कहा जाता है, सीडेटिव भी कहा जाता है, ठीक है। इन औषधियों का प्रयोग जो है चिंता विकार में नींद को प्रेरित कर रोगी की व्याकुलता को शांत करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, जिसको अगर चिंता रहता है तो इस एंटी एंजाइटी दवाई को माइनर ट्रैंक्विलाइजर, हाइप्नो और एंजियोलाइटिक और सीडेटिव ही कहा जाता है, ठीक है। इन औषधियों का प्रयोग जो है जब व्यक्ति के अंदर एंजाइटी चिंता होता है तो उसमें नींद लाकर नींद को प्रेरित करता है और व्यक्ति को जो है शांत करता है, इसीलिए इसे सीडेटिव भी कहा जाता है, समझ गए। तो ये जो है दवाइयाँ एक काम करता है, समझ गए। संकेत कब दिया जाएगा तो देख लीजिए कहाँ कहाँ दिया जाएगा। तो पैनिक मतलब तीव्र एंजाइटी में दिया जाएगा, जनरलाइज एंजाइटी में भी दिया जाएगा, फॉबिक एंजाइटी में भी मतलब किसी भी चीज़ से भय के प्रति चिंता है उसमें भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद DCD मतलब डिसोसिएशन कंपल्सन डिसऑर्डर, समझ गए, इसमें ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर इसमें भी दिया जाएगा। सोमनाम्बुलिज्म, समझ गए ना, इसमें भी प्री एनेस्थेटिक ड्रग के रूप में भी इसे यूज किया जाएगा। तो देख लिए कि कहाँ कहाँ दिया जाएगा। एंजाइटी वाला
पैनिक एंजाइटी है उसमें भी, ठीक है। डिसोसिएशन कंपल्सन डिसऑर्डर में भी दिया जाएगा, ठीक है। ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर में भी दिया जाएगा, ठीक है। सोमनाम्बुलिज्म में भी दिया जाएगा और प्री एनेस्थेटिक में भी ये दवाइयाँ दिया जाता है, समझ गए। अब इसका इंडेक्शन देख लिए तो कंट्रा इंडेक्शन देख लीजिए, निषेध देख लीजिए। तो देखिए, जो अगर किसी को अल्कोहल या किसी भी ड्रग का लत लगा हुआ है तो उसको जो है एंजाइटी वाला दवाइयाँ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लीवर डिजीज वाला को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। स्लीप डिस्टर्बेंस, अगर किसी को स्लीप सोने में अगर किसी को डिस्टर्बेंस है तो उसको भी ये नहीं दिया जाएगा, चूँकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा नींद आता है व्यक्ति को, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर किसी को स्लीप डिस्टर्बेंस के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, मतलब यह जो दवाइयाँ हैं यह नींद के रूप में आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका निषेध। दवाइयाँ का प्रकार देख लीजिए। तो देखिए, ये जो आपका दवाइयाँ होता है बेंजोडाइज़ापाम जो दवाइयाँ होता है यह एंजाइटी को काम करता है, ठीक है। और बेंजोडाइज़ापाम जो होता है यह दवा बेंजोडाइजेपाइन जो होता है BDZ, यह दवाइयाँ आपको नॉर्मल जो है बहुत यूज किया जाता है सिडेटिव के रूप में, शांति लाने के लिए, समझ गए ना, चिंता को कम करने के लिए। तो इन औषधियों का प्रभाव के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। बेंजोडाइजेपाइन को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है आपका शॉर्ट एक्टिंग, मतलब कुछ देरों के लिए यह काम करता है, जिसको 3 से 8 घंटे तक ये जो है काम करता है, ठीक है। जैसे ऑक्सेजेपाइन और कार्बामाजेपाइन, समझ गए, कार्बामाजेपाइन और अक्साजेपाइन, समझ गए। ये आपका दवाइयाँ हैं बेंजोडाइजेपाइन का, जो कि 3 से 8 घंटे तक काम करता है, एक्टिंग दिखाता है, समझ गए। नेक्स्ट आपका मीडियम एक्टिंग है, जो कि 10 से 20 घंटे मीडियम। तो मैंने वही बताया कि ये जो दवाइयाँ हैं 3 कैटेगरी में काम करता है। जैसे एक दवाइयाँ लेंगे बेंजोडाइजेपाइन का, एक कैटेगरी लेंगे जो कि शॉर्ट एक्टिंग काम करता है कम समय के लिए, जो कि 8 से 10 घंटे होता है, ठीक है। एक दवाइयाँ होता है जो मीडियम कैटेगरी का होता है, जो आपके 10 से 20 घंटे काम करता है, ठीक है। जैसे एल्प्राजोलम, ठीक है, और लोराजेपाइन, समझ गए, लोराजेपाइन और एल्प्राजोलम, ठीक है। 2 दवाइयाँ मीडियम एक्टिंग का है, ठीक है। उसके बाद एक तीसरा आता है जो कि लॉन्ग एक्टिंग होता है, जो कि लेने से 1 से 3 दिन तक व्यक्ति के अंदर जो है नींद आते ही रहता है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति 1 से 3 दिन तक उसको जो है सोने का मन करता है, और फिर जो है चिंता वाले व्यक्ति को ये दवाइयाँ दिया जाता है। जैसे फ्लूडाजेपाइन, समझ गए, और एक आता है आपका डाइजेपाम, समझ गए। एक डाइजेपाम आता है और एक आता है फ्लूडाजेपाइन, जो कि लॉन्ग एक्टिंग का काम होता है, जिसको लेने से 1 से 3 दिन तक जो है आपके अंदर नशा टाइप का छाया रहेगा, नींद ही नींद लगेगा, ठीक है, और माइंड शांत रहता है। तो ये जो है आपका 3 एक्टिंग का दवाइयाँ होता है, ठीक है। चलिए, और एनेस्थेटिक के रूप में जो दवाइयाँ होता है एंटी हिस्टामिन ड्रग जो होता है, जैसे आपका होता है हाइड्रोक्सीजाइन होता है, यह एंटी हिस्टामिन दवाइयाँ होता है, समझ गए। चलिए, तो ये दवाइयाँ ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब यहाँ क्रिया विधि देखिए कि यह काम कैसे करता है, ठीक है, देख लीजिए। इन औषधियों का प्रयोग मस्तिष्क के निषेधात्मक समझ गए, न्यूरोट्रांसमीटर गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड के स्तर को बढ़ाकर नियंत्रणीय क्रियाशीलता को कम करने के लिए किया जाता है। इससे व्यक्ति में व्याकुलता का स्तर घटता है। देखिए, ये दवाइयाँ लेने से जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो ब्रेन का चालन सिग्नल होता है, उस चालन स्तर को क्या करता है, एक्टिविटी को, क्रियाशीलता को क्या करता है, कम करता है, जिससे ब्रेन जो है हमारा उग्र जो चिंता, जिससे ज़्यादा सोच विचार, ज़्यादा घबराहट मन में आता है, उसमें जो है हमारा क्रियाशीलता कमने से ज़्यादा सोच विचार कम होने लगता है माइंड में, और व्यक्ति जो है शांत होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो चिंता है वो कमता है, ठीक है। चिंता कब आदमी के ज़्यादा बढ़ता है, जब उसका माइंड बहुत ज़्यादा चलने लगेगा, बहुत ज़्यादा विचलित हो जाएगा, बहुत ज़्यादा व्याकुल होने लगेगा, बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, तो व्यक्ति घोर चिंता में जाता है, ठीक है। तो ये दवाइयाँ एंटी एंजाइटी वाला क्या करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर को गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड जो होता है उसके स्तर को तंत्रिकीय क्रियाशीलता को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब ये दवाइयाँ व्याकुलता स्तर घटता है, जब क्रियाशीलता घटेगा तो क्या होगा कि व्याकुलता भी घटेगा, ठीक है ना। तो ये क्रिया विधि हो गया, समझ गए। चलिए, अब इसका साइड इफ़ेक्ट देखिए। अब इसका साइड इफ़ेक्ट एंजाइटी वाला दवाइयाँ लेने से क्या हो सकता है, तो अवसाद हो सकता है, समझ गए, डिप्रेशन में व्यक्ति जा सकता है, समझ गए, थकावट हो सकता है, धुंधला दिखाई दे सकता है, वास्तविकता से अज्ञानता हो सकता है, सिर दर्द, कमजोरी हो सकता है, दस्त उल्टी हो सकता है, मति भ्रम हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, श्वास लेने में कठिनाई हो सकता है, ये दवाइयाँ लेने से, एंटी एंजाइटी वाला दवाइयाँ लेने से, समझ गए ना।
चलिए अब यहाँ पे देखिएगा नर्सिंग प्रबंध क्या होता है, इसका नर्सिंग प्रबंध देख लीजिए, ठीक है ना। तो औषधि प्रारंभ करने से पूर्व रोगी का इतिहास संग्रहित कर लेना चाहिए। रोगी को औषधि से संबंधित जानकारी प्रदान कर गलत धारणाओं से दूर करना चाहिए ताकि व्यक्ति को कोई भी डर ना लगे, ठीक है। अत्यधिक मात्रा का प्रयोग करने नहीं देना चाहिए, ठीक है, वरना व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है, सोई ही रह जाएगा, समझ रहे हैं। औषधि से उत्पन्न प्रभावों दुष्प्रभावों को जानकारी चिकित्सक को तुरंत देनी चाहिए, ठीक है। निद्राकार औषधि का प्रयोग ड्राइविंग के समय व एल्कोहल के साथ न करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लास्ट है, औषधि के बाद चाय कॉफ़ी या स्टिमुलेट का उपयोग न करें, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे एंटी एंजाइटी समाप्त होता है, ठीक है। देखिए मूड स्टेबलाइजर, एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट हम लोग आज देखे हैं, ठीक है। तो जिसको आपको एक दो बार देखना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिससे आपका जो भी दिक्कत है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये सारा को जो है हम लोग दे देंगे, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जहाँ से आप जाकर एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। धन्यवाद।